हाउसिंग सोसाइटी के बारे में जानने के लिए आए, जैसे कि कन्वेंस और रीडेवलपमेंट के बारे में, जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। और हर एक एरिया में, हर एक कॉलोनी में, हर एक जगह पे ये रीडेवलपमेंट की प्रक्रिया एकदम ही जोर से चल रही है। अभी ये रीडेवलपमेंट एग्जैक्टली होता क्या है, सिंपल वर्ड में हम लोग देखेंगे कि रीडेवलपमेंट यानी कि पुनर्जन्म। जो कि बिल्डिंग अगर 30 साल 35 साल की अगर ज़्यादा हो गई है, तो सबसे पहले हमें बिल्डिंग, अगर इसे हम लोग डिलेपिलेटेड भाषा बोलते हैं, इसे डिलेपिलेटेड कंडीशन की जो बिल्डिंग हो गई हो, उसे हमें स्ट्रक्चरल ऑडिट करवाना ज़रूरी है। अभी स्ट्रक्चरल ऑडिट क्या होता है कि उसमें अभी बिल्डिंग में क्रैक्स आ गई हो, बिल्डिंग गिरने जैसी हो गई हो, तो वो सब हमारे लोग के बीएमसी के थ्रू ऑडिटर्स अपॉइंट होते हैं, वो सब आपके बिल्डिंग का स्ट्रक्चरल ऑडिट करते हैं। अभी स्ट्रक्चरल ऑडिट्स में भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे कि C1, C2A, C2B और C3। अभी C1 यानी क्या रहता है कि बिल्डिंग एकदम ही खराब कंडीशन, जर्जर इमारत बोलते हैं ना, जो कि इमीडिएट उसको खाली करना जरूरी है। और वो अगर बिल्डिंग जर्जर इमारत है तो बीएमसी और पुलिस आके बिल्डिंग तुरंत ही मेंबर्स के थ्रू खाली करवा सकते हैं। अगर नहीं तो अगर बिल्डिंग गिर गया तो और उसमें हानि हुई तो इट विल बी क्रिएट अ बिग मिशेप। फिर होता है C2A, जो कि बिल्डिंग जर्जर इमारत है, पर उसमें खाली नहीं किया जाता मेंबर्स को। उसमें बाहर से ही लोग, बिल्डर्स के ये और जो बीएमसी वाले या ऑडिट जो रहते हैं, वो बिल्डिंग रिपेयर करते हैं। फिर C2B, जो कि ज़्यादा डिलेपिलेटेड कंडीशन में नहीं है और नॉर्मल, मतलब उसे रिपेयरिंग की ज़रूरत है, जैसे कि पेंट करना या दूसरा कुछ अगर लीकेज इश्यू है, और सब होता है। फिर आता है C3, जो कि मतलब नॉर्मल, मतलब बिल्डिंग अभी तक कुछ ये कैटेगरीज में नहीं आती। C1, C2A, C2B या कोई भी कैटेगरी में नहीं आती, नॉर्मल, उससे जो नॉर्मल विदाउट एनी वेकेटिंग और एनीथिंग, तभी ये बिल्डिंग C3 कैटेगरी में आती है। अभी बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में मतलब क्या होता है कि अगर बिल्डिंग को रीडेवलपमेंट में जाना है तो सबसे पहले मेंबर्स की SGBM बुलानी रहती है, जो कि स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग है। और उसमें 51% लोगों का कंसेंट होना जरूरी है कि वी आर रेडी फॉर द प्रोसेस ऑफ द रीडेवलपमेंट। वो होगा, उसके बाद हम लोग सोसाइटी में PMC आएंगे, जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट होते हैं। होना एक जरूरी है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट एक क्या है कि जैसे कि हम लोग स्कूल में रहते थे तो मॉनिटर्स रहते थे, कि जो मतलब हमारे क्लास को मॉनिटर करते थे, जो कि क्लास को देखभाल करते थे। अभी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट होने के बाद, और ये जो सबसे मेन चीज क्या है कि ये रीडेवलपमेंट 79A के हिसाब से ही जाना जरूरी है। ये भले मैंडेटरी नहीं है, ये गाइडलाइंस है, डायरेक्टिव, पर ये इससे फॉलो करेंगे तो बिल्डिंग सिंपल तरीके से, आसानी से और विदाउट एनी डिस्प्यूट्स प्रोसीजर उसके फॉलो हो गए। अभी ये PMC में कौन कौन आते हैं, जैसे कि आर्किटेक्ट, एडवोकेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट और स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स। हर एक के उसमें अलग अलग सब पे रोल है। जैसे कि अभी आर्किटेक्ट है, वो एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करेंगे, वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट में पूरा बिल्डिंग का हिस्ट्री ऐसे आएगा। फिर एडवोकेट, और एडवोकेट विल मेक टू मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स, जैसे कि अभी सर ने बोला कि DA यानी कि जन्म पत्रिका, उसे हम लोग हार्ट ऑफ द बिल्डिंग भी बोल सकते हैं। DA यानी डेवलपमेंट एग्रीमेंट, वो बहुत ही ज़रूरी है। और उसके बाद आता है PAAA, यानी परमानेंट अल्टरनेट अकोमोडेशन एग्रीमेंट। वो भी एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, DA के बाद उसे साइन करना ज़रूरी है। और ये कभी होता है, IOD साइन होने के बाद ही हम लोग को फ्लैट वेकेट करना चाहिए, तब तक अगर फ्लैट वेकेट नहीं कर सकते। उसके बाद आता है कि स्ट्रक्चरल इंजीनियर, वो लोग बिल्डिंग के बारे में पूरा देखते हैं कि बिल्डिंग की क्या कंडीशन है, बिल्डिंग डिलेपिलेटेड है क्या है। फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे कि GST के बारे में देखते हैं, इनकम टैक्स पॉइंट सब बारे में देखते हैं, वो सब चार्टर्ड अकाउंटेंट देखते हैं। अभी एज अ लीगल DA में क्या क्या मेन होना जरूरी है, DA में और PAAA में। DA में एंटाइटलमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, जैसे कि उसे हम लोग रिसाइटल्स भी बोलते हैं। DA में कवर होना चाहिए अपना मेन रेरा नंबर, फिर टाइमलाइन, फिर कितने, फिर उसका टर्मिनेशन क्लॉज, फिर डिफेक्ट लायबिलिटी, फिर कितना मॉर्गेज,
एरिया में, उसमें सबसे पहले डीए में लोगों को ये स्क्वायर फीट एग्जिस्टिंग मेंबर्स का मोफा एरिया शुड बी मेंशन। फिर ये रेरा अभी क्या है कि 2017 से कंपलसरी हो गया है, तो जो भी बिल्डर आएगा उनका रेरा नंबर होना जरूरी है, और 16 डिजिट में पी नंबर से शुरू होता है रेरा। फिर उसके बाद हम लोग टर्मिनेशन क्लॉज, टाइमलाइंस, डिफेक्ट लायबिलिटी, फोर्स मेजोर, फिर कितना बैंक गारंटी, फिर पार्किंग, मॉर्गेज, वो सब एम्यूनिटीज जो कि हर एक मेंबर्स के लिए जरूरी है, कॉर्पस, रेंट, वो सब होना उसमें जरूरी है, प्रोग्रेस, फिर इतने सब मेन एंटाइटल्समेंट। फिर आता है P-AAA जो कि परमानेंट अल्टरनेट अकोमोडेशन एग्रीमेंट। उसमें हमें ये देखना चाहिए कि हमारा एग्जिस्टिंग फ्लैट नंबर, फिर नया फ्लैट नंबर कौन सा मिलेगा, कितना एरिया मिलेगा, क्या कारपेट है, वो सब हमें P-AAA में देखना जरूरी है। उसके बाद हमें आता है कि ये अभी सीए लोग का ये इनकम टैक्स पॉइंट्स, कैपिटल गेन टैक्स, वो सब सीए के द्वारा देखा जाता है।